बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बहुत हंगामा खेज दिन जो है उसका आगाज हुआ और बहुत बदकिस्मती है कि आज एक और न्यूज़ जो एजेंसी है ऑनलाइन, उसके एडिटर मोहसिन बेग साहब, जो कि एक बिजनेसमैन भी हैं लेकिन तज्जियाकार और तबसराकार भी हैं और अपना एक अखबार और उसके साथ साथ एक जो न्यूज़ एजेंसी है वो भी रन करते हैं, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। और जिस तरह से वो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है वो बहरहाल उस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। अब से थोड़ी देर पहले सेशन कोर्ट जो है इस्लामाबाद की, उसने एक बहुत ही अहम फैसला जो है वो सादिर किया है। उन्होंने अपने फैसले में अदालत ने फरमाया है कि FIA के अफसरान मोहसिन बेग को गिरफ्तार करने के मजाज नहीं थे। मोहसिन बेग के खिलाफ FIA लाहौर ने 9 बजे मुकदमा दर्ज किया, यानी आज सुबह ही। क्या 10 बजे टीमें इस्लामाबाद कैसे पहुंची, ये सवाल उन्होंने पूछा। इस्लामाबाद पुलिस को गैर कानूनी छापा मारने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए थी, ना कि मोहसिन बेग के खिलाफ। ये अदालत ने फैसला किया, लेकिन उनको आज इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, जहां पे ये मौकफ रखा गया कि उन्होंने FIA के एक अहलकार के खिलाफ जो है उसके ऊपर फायरिंग की। और कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी चल रही है कि जिसमें उनके हाथ में, मोहसिन बेग साहब के हाथ में एक पिस्तौल नजर आता है। अब इसकी जो भी डिटेल्स हैं, क्योंकि एक तरफ की स्टोरी हमें समझ में आ रही है, हमारे सामने आ रही है, लेकिन जो दूसरी तरफ की स्टोरी है, मोहसिन बेग साहब के जो वकील फरमा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये साहब जो थे, ये FIA के अहलकार जो हैं, सादा कपड़ों में बगैर वारंट के जो है वो यहाँ पर आए, जिसको के मोहसिन बेग साहब ने अदालत में कहा कि क्योंकि बहुत ज्यादा वारदातें हो रही हैं, लिहाजा उन्होंने ये समझा कि शायद कोई वारदात है जिसके लिए लोग जो है वहां पर आए हैं। बहरहाल अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। पाकिस्तान भर की जो सहाफती तंजीमें हैं, सहाफी हैं, वो इस वाकये की मजम्मत कर रहे हैं और ये बात बहुत अहम है कि मोहसिन बेग साहब जो हैं वो हाल ही में हुकूमत के खिलाफ बहुत ज्यादा उनके नाक़िद बन गए और उनके ऊपर तनकीद भी वो करते रहे हैं। इससे पहले वो हुकूमत के हामियों में से थे, उनके साथ थे और बहुत बल्कि तहरीक इंसाफ का एजेंडा, उसके मंशूर और उसके अंदर जो जोड़ तोड़ की सियासत थी, उसमें मोहसिन बेग साहब का बहुत अहम किरदार था। बहरहाल अब जिस तरह से इस मामले को आगे लेके जाया जाएगा उसको देखना बाकी है। इस तरह की सूरत हाल है और जो उन पर तशद्दुद किया गया है, ये जाहिरी तौर पर ये बहुत ही काबिल मजम्मत है। दूसरी जानिब एक बड़ा पेट्रोल बम जो है वो पाकिस्तान की आवाम पर गिराया गया है और ये वो पेट्रोल बम है जिसने कि पाकिस्तान की आवाम को मजीद गुर्बत की चक्की और जो मुश्किल हालात हैं उनके अंदर डाल दिया है। पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन 160 रुपए अब कीमत हो गई है। ये तारीख में सबसे बुलंद तरीन इस वक्त जो कीमत है पेट्रोल की वो है और इस वक्त पाकिस्तान के आवाम बिलाशुबा बिलबिला रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं कि उनकी जान जो है वो महंगाई से छुड़ाई जाए। लेकिन इस वक्त आज की जो इजाफा है इसने तो बिल्कुल ही कमर तोड़ के रख दी है। इसके ऊपर ये आपको बताते रहे कि हुकूमत ने IMF के साथ जो है वो वादा कर रखा है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी जो है उसके अंदर 30 रुपए तक उसकी कीमत जो है वो उसमें इजाफा करेंगे। और वाजे रहे कि जो PDL की मद में 17 रुपए वसूल किए जा रहे हैं, यानी अभी 13 रुपए और भी इजाफा है जो कि किया जाना है। IMF के जो मुतालबात सामने आए हैं उनके मुताबिक बिजली की जो कीमतें हैं उसमें भी जून और जुलाई में मजीद इजाफा जो है वो मुतवक्के है। शहबाज राना जो कि एक बहुत ही मारूफ हमारे सहाफी हैं जो कवर करते हैं बिजनेस, उनकी 11 फरवरी की जो स्टोरी है उसके मुताबिक हुकूमत ने बिजली की कीमतों में मजीद 2 रुपए 80 पैसे फी यूनिट का इजाफा का इंदिया दिया है या उनको करना है, ताकि जो सार्फिन है उनसे मजीद 292 अरब रुपए जो है वो वसूल किए जा सके। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद एक और पैकेज है जो कि आएगा, मिनी बजट की सूरत में आएगा या टैक्सेस की सूरत में आएगा, लेकिन और दबाव पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो है वो डाला जाएगा, उनकी जेबों के ऊपर जो है वो डाका डाला जाएगा। ये बहुत ही गंभीर सूरत हाल है और पाकिस्तान की आवाम जो है वो जाहिर है कि इस वक्त अपोजिशन जमातों की तरफ भी देख रही है। लेकिन इससे पहले कि अपोजिशन जमातें क्या कर रही हैं, वो करना क्या चाहती हैं, वो कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी, ये एक बहुत अहम सवाल होगा। लेकिन खान साहब जब पुरानी हुकूमतें, माजी की हुकूमतें जब कीमतों में इजाफा करती थी पेट्रोल की और डीजल की, खान साहब क्या फरमाया करते थे, उनके जो फरमुदात हैं वो आपके सामने हम रखते हैं, जरा सुनवाइएगा। अगर मैंने महंगाई करके ही पैसा बनाना है तो ये तो मुझे तो इकोनॉमिस्ट की जरूरत नहीं है, ये बताओ। बाकी मुल्कों ने 70% कम की डीजल और पेट्रोल की कीमत, हमें सिर्फ 33% कम की गई, यहाँ बाकी पैसा खा गया। पेट्रोल महंगा होता तो सब कुछ महंगा कर देते हैं। अब पेट्रोल नीचे आया है
तो आवाम से फिर भी पैसा बनाया जा रहा है। किसानों, जब ट्यूबवेल में आप जनरेटर में 1 लीटर मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर 100% टैक्स लगता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं फिर से। जब एक क्रिमिनल सिंडिकेट ऊपर बैठा हुआ है तो मुल्क का यही हाल होना था। डीजल और पेट्रोल महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है। जब ये आपसे पैसा चोरी किया जाता है, आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। कि हम सिविल नाफरमानी की कैंपेन शुरू करें। सिविल नाफरमानी की जो कैंपेन थी, तहरीक थी, वो खान साहब उस वक्त लॉन्च किया करते थे जब पेट्रोलियम प्राइसेस जो थी वो बढ़ती थी। इस वक्त जो अवाम है वो क्या करे? खुद खान साहब अगर ये मशवरा अवाम को दे दें तो जाहिर है कि एक बहुत ही अहम मसला जो है वो हल हो जाएगा कि अवाम को क्या करना चाहिए। बहरहाल इस वक्त जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है उसके ऊपर हम आते हैं। इस वक्त अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद की बातें कर रही हैं और अभी तक उनको कोई खास कामयाबी इस मामले पे नहीं हुई। बहरहाल 3 बड़ी जमातें इस वक्त एक सफे पे हैं जिनका के ताल्लुक अपोजिशन जमातों से है और उनको हुकूमती इत्तेहाद की जो है वो जरूरत है या हुकूमत के अराकीन की जरूरत है ताकि वो नंबर पूरा कर सके। इस वक्त भी जब हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम की जो क़यादत है वो इस्लामाबाद में सर जोड़ के बैठी है और इस मामले के ऊपर क्या ये उनका हतमी फैसला था जो कि मोहन सलाई साहब ने फरमाया या आज के सिटिंग और इसके बाद भी कोई फैसला सामने आ सकता है, ये आज के इस प्रोग्राम में रखेंगे। और इसके साथ साथ अपोजिशन जमातें जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ भी राब्ते में हैं और कल एक बहुत अहम इजलास लाहौर के अंदर हुआ जहां जहांगीर तरीन साहब और उनके जो हम ख्याल हैं वो मिले और एक बड़ा नंबर था, 6 के करीब अरकान असेंबली कौमी असेंबली थे और 20 से जायद जो है वो बताया जा रहा है कि अरकान सूबाई असेंबली थे। उस मीटिंग के बाद जहांगीर तरीन साहब ने मुख्तलिफ सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने क्या फरमाया जरा वो भी सुन लीजिए। हमें सबको अफसोस है कि इस मुल्क की माशी हालात जो है ना वो एक ऐसे जगह पे आ गए हैं कि बहुत आवाम का गुजारा करना महंगाई के सामने, तूफान के सामने बड़ा मुश्किल है। टेबल नहीं किया गया कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो अब हमें नहीं मालूम कि ये आएगा भी सही कि नहीं आएगा। अगर ये आएगा और ये उस वक्त हम बैठ जाएंगे सब तमाम दोस्त। जहांगीर तरीन साहब ने अपनी मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर ये इंदिया दिया कि अगर तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की तरफ से आती है तो उनके दरवाजे बंद नहीं हैं बल्कि खुले हैं और बातचीत हो सकती है। कुछ आज के इजलास में जो काफलिक का हो रहा है शायद इसी किस्म की गुफ्तगू जो है हमारे जराये के मुताबिक वहां पे भी होगी और हो रही है। इसके ऊपर भी जरूर बात करेंगे, होगा क्या, हो क्या सकता है, ऑप्शंस क्या हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 27 फरवरी को अपने लॉन्ग मार्च की तैयारियों में है। वो इस्लामाबाद आएंगे तो क्या लेके आएंगे और आवाम को कितनी उम्मीद रखनी चाहिए अपोजिशन से, ये सारे सवालात आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। बहुत हैवी पैनल है। जनाब इसाक खाकवानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जहांगीर तरीन साहब के बहुत करीबी साथियों में हैं, साबिक वफाकी वजीर रहे हैं और इनका बहुत अहम नाम और मकाम है। बहुत बहुत शुक्रिया खाकवानी साहब। हमारे साथ जनाब होंगे सेनेटर आसिफ किरमानी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब चौधरी मंजूर साहब अगेन साबिक रुकने कौमी असेंबली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाना माना नाम है, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम बाप के एक रुकन से भी प्रोग्राम में आगे जाके बात करेंगे, सेंटर प्रिंस उमर कलात साहब से 2-4 मिनट उनसे भी गुफ्तगू होगी कि वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन सबसे पहले खाकवानी साहब मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है सर, कल का जो आपका कट था या आपकी जो गुफ्तगू थी उससे कोई पैगाम लेना चाहिए अपोजिशन को और पाकिस्तान की आवाम को कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसने अपने दरवाजे खोल दिए या ना ही समझी जाए? जी आसमा में आपकी मेहरबानी, आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। सर गुजारिश है कि वहां पर दोस्त हमारे इकट्ठे हुए और अमूमन होते रहते हैं और खास तौर पे ये वो ग्रुप है जो जहांगीर खान के साथ जब ज्यादती हुई प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से और वहां उन लोगों ने इकट्ठे होकर इनके खिलाफ एक ऑनस्लॉट किया और एक किस्म का भरपूर वार किया, तो वो उसके अंदर ये लोग अपनी तबीयत के मुताबिक, इनके साथ बहुत सारे लोगों के साथ कम ताल्लुक था, ये सब खड़े हो गए और कहने लगे कि हम इस चीज के आज आपका मुकाबला करेंगे और जहांगीर खान का साथ देंगे। इसमें कई सिटिंग वजीर हैं, कई इसमें पार्लियामेंट सेक्रेटरीज हैं, कई इसमें एमपीए हजरात और एमएनए हजरात हैं। तो आप हैरान होंगे कि इतनी अच्छा बड़ा ग्रुप जो उस वक्त 30-40 आदमी का ग्रुप था और वो खड़ा होकर हुकूमत, अपनी हुकूमत के खिलाफ, और वो आकर
اصول کی بات کر رہے تھے، وہ حکومت کے خلاف نہیں تھے. حکومت کے کارندے جو کام کر رہے تھے جہانگیر خان کے خلاف، وہ ان کے خلاف تھے. یہ یہاں تاثر یہاں پر جو ہے نا سیاسی لوگ اس کو آپس میں، اور میڈیا والے دوست کئی چند حضرات باقی تو کلیکٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، پر ان کا اپنا کئی لوگوں کا تھوڑا سا وہ آمیزش ہو جاتی ہے چیزوں میں، تو وہ لوگوں نے اس کو اینٹی پارٹی گروپ بنا دیا. اصل میں یہ اصول کی بنیاد تھی. پاکستان پی ٹی آئی کے اندر جب ہم لوگ شامل ہوئے تھے اس وقت یہ اصول تھے کہ ہم لوگ سب مل کر ایک انصاف کا معاشرہ اور ایک ایماندار معاشرہ اور یہاں پر میرٹ بیس معاشرہ بنے گا، اور اس کی وجہ سے سارے اکٹھے ہوئے. خاکوان صاحب آپ کے ساتھ تو ایک الگ پروگرام بھی بنتا ہے کہ آپ کو کہاں کہاں مایوسی ہوئی، کیونکہ اب ایسا موسم آ گیا جس میں لوگ اپنی، جیسے محسن بیگ صاحب کو آپ دیکھیں کہ وہ کتنے قریبی ساتھی تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اب جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے میں حیران ہو گیا. میں آج سنا جی بی بی آج میں سنا، میں تو حیران ہو گیا. محسن بیگ بہت شریف النفس آدمی ہے، میں اس کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں. مشرف صاحب کے دنوں سے ان کے ساتھ تعلق ہے بہت، اور عمران خان صاحب کے بڑے ساتھی ہیں. میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ اگر کوئی ساتھی ناراض ہو جائے تو اس کے ساتھ وہ دلائی لیمپ والا کا کیمپ والا کا مسئلے یاد آ جاتے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف بھی کاروائی، قطع کلامی معاف خاکوان صاحب، ان کے خلاف کاروائی اسی بنیاد پہ ہے کہ مبینہ طور پہ انہوں نے جو پروگرام کے اندر گفتگو کی، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ سنا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ اور پی ایم ایل این کے بیچ میں جو ایک دوریاں تھی وہ دور کر رہے تھے؟ وہ نہیں، وہ دیکھیں مجھے آنیسٹلی مجھے ان کے خیالات کا پتا ہے. وہ ایک ریفارمر آدمی ہے، اور وہ ریفارمر آدمی اور خان صاحب کا ساتھی ہے اور پارٹی کا خیر خواہ ہے. اس کے اندر اس نے کافی اپنا چیزیں دی ہیں، پارٹی کے اندر کئی لوگوں کو شامل کیا ہے. اگر آج کھڑے ہو کر کسی بات پہ ان کی طبیعت میں ایک ناراضگی آئی ہے کہ جی کوئی چیز صحیح نہیں ہو رہی، ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا اس میں. صحیح. اچھا خاکوان صاحب، اب آج ان کو بالکل مارا پیٹا گیا، بہت تشدد کیا ان پہ. سر یہ بتائیے کہ آپ نے کہا ایک نمبر تھا جو کہ اصولوں کی بنیاد پہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا. کل وہ نمبر کہا جا رہا ہے کہ 6 ایم این ایز تھے، 20 سے زائد جو تھے وہ ایم پی ایز تھے. کیا وہ تعداد بڑھ گئی ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو ساتھ ہیں، یا خفیہ کچھ اور بھی لوگ ہیں جو کہ ترین صاحب کا ساتھ دینے کو تیار ہیں؟ میرے خیال میں یہ نمبر چیزیں ٹھیک ہوتی رہتی ہیں، کبھی بڑھ جاتی ہیں، کبھی کوئی آ نہیں سکتا کسی وجہ سے. 1-2 ایم این اے حضرات ملک سے باہر تھے، وہ اس طریقے سے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ آپ بتائیں بی بی، میں آپ کو بتاؤں، یہ چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے یہ جب بھٹو صاحب نے علم اٹھایا تھا ان کے ساتھ صرف 3 آدمی تھے. 3 آدمی، ایک مصطفیٰ خان، ایک غلام مصطفیٰ خان جتوئی، اور ایک ان کے اپنے کزن ممتاز بھٹو. ان 3 آدمی کے علاوہ ان کے ساتھ آدمی کوئی نہیں تھا، اور وہ کھڑے ہوئے اس 3 سے 3,000 بنے، 3 لاکھ بنے، 3 کروڑ بندے بن گئے. تو یہ ہے جب آپ شروع کرتے ہیں اس وقت لوگ آپ کے ساتھ جو امدادی بنتے ہیں، لوگ ان کو دیکھ کے پھر ڈاکٹر مبشر حسن آ گئے، پھر شیخ رشید صاحب آ گئے، پھر مطلب ہے کہ ایک بڑھتا گیا قافلہ. تو خاکوان صاحب اس کا مطلب یہ تعداد کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ اصول کو دیکھنا چاہیے. سر اس وقت تو تعداد بڑی اہم ہو گئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے اور ایک بڑا گروپ ہے، تو کیا الگ پارٹی بن سکتی ہے؟ میں کسی اور کا موازنہ نہیں کرنا چاہتا تھا. ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا. چوئی صاحب اب آپ کی طرف آتے ہیں، اور پھر نون لیگ سے بھی یہ پوچھنا ہے کہ یہ اب سوال، کل آپ نے اگر ترین صاحب کی گفتگو سنی ہو تو انہوں نے یہ کہا کہ جب عدم اعتماد آئے گی، اور پتہ نہیں آتی بھی ہے کہ نہیں آتی، تو یہ سوال اب ہر طرف پوچھا جا رہا ہے سر کہ اپوزیشن جو ہے اس نے جی بہت ہی خوفناک خبریں ہیں کہ لسٹیں بن گئی ہیں اور کیا ہے کیا نہیں. جی آج میں ابھی آپ کے پروگرام سے کچھ دیر پہلے وجائے صاحب کا فیصلہ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ لاہور میں یہ کیس درج ہوتا ہے 9 بجے اور 9:30 بجے ریڈ کر دیتے ہیں. نہ آپ کے پاس ایف آئی آر ہے، نہ کوئی ضمنی لکھی ہے، نہ لاہور سے کوئی پولیس والا ایف آئی اے کا بندہ چلا ہے ریکارڈ لے کر، یا کوئی تفتیش انہوں نے کی ہے، کوئی چیز نہیں. جس قسم کا یہ انسیڈنٹ ہے بہت خوفناک انسیڈنٹ ہے. ایک تو بات یہ ہے، دوسرا یہ کل ہی کیوں، آج ہی صبح کیوں کیا گیا؟ کیونکہ رات کو انہوں نے تیل کی قیمتیں بڑھائی تھی، اور اتنی قیمتیں ہمارے دور میں بھی $147
पर बैरल पे गया था, जी। अब तो 95 से वापस 91 पे आ जाएगा। 91 पे कल कम हुई है कीमत। जी बिल्कुल। सो कम हुई है तो बढ़ाने की बजाय इन्हें तो कम करनी चाहिए थी, अगर उसके मुताबिक चल रहा था पहले के मुताबिक। और डी एस्केलेशन जो हो रही है थोड़ी बहुत हुई है यूक्रेन के बॉर्डर से रशियन फोर्सेस की, तो उससे भी ये एनर्जी की कीमतें जो है वो नीचे आएंगी। लेकिन इस तरह से बढ़ा देना और फिर ऊपर से कहना कि गुर्बत कम हुई है, गुर्बत कहाँ से कम हुई है? मुझे ये बताएं, अगर आप आमदनियां नहीं बढ़ा पाए तो लोगों की न तो जैसा तनख्वाह में इजाफा न पेंशन में लोग इजाफा, आपकी कुछ तरफ भी नहीं है। देख रहे हैं सर, तो फिर उस पे क्या आपको क्या लगता है कि मैं उधर ही आ रहा हूँ। देखिए अब हमने अगर गुर्बत में इजाफा हो गया, 2.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, बेरोजगारी में इजाफा हो गया, आप तो नौकरियां देने आए थे। अब उसके खिलाफ अगर अपोजिशन भी, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि हमने फैसला कर लिया है, हम निकल रहे हैं। अगर अपोजिशन भी कोई फैसला कुन रोल अदा नहीं करती तो वो भी मुजरम ठहरेगी लोगों की अदालत के अंदर, लोगों के अंदर। मैंने आज पहले भी एक प्रोग्राम में बात की है, हमारे एक दोस्त है, उनका कुक है, तो हम ये कह रहे थे कि इनको 5 साल पूरे कर, ऐसे बहस ला रहा था। तो जब हम बहस कर रहे थे तो अल्टीमेटली किसी दोस्त ने कहा कि नहीं, इनको 5 साल पूरे करने देने चाहिए। वो तीसरी बार आया तो उसने कहा जी जब आप इस बंदे को उस वक्त उतारेंगे जब हमें ये मार देगा। उसने कहा मेरी 22,000 तनख्वाह है, 11,000 मेरा बिजली का बिल आ गया सर्दियों में, मुझे बताएं मैं कैसे 11,000 में, मेरे बच्चे हैं, बाकी सारी जरूरियातें मैं कैसे पूरी करूं? ये एक आम आदमी की हालत है, ऐसे ही है। तो उसके लिए पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है, हम तो निकल रहे हैं। उम्मीद है बाकी जमातें भी निकलेंगी। किरमानी और साहब दूसरा जो आप क्या समझते, बिल्कुल किरमानी साहब आपको क्या लगता है इस वक्त, क्या आपको लगता है अवाम की जो पल्स है वो आपसे मुतालबा कर रही है? क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी बहुत अहम है कि आप उनकी जो मुद्दत है वो तो 5 साल है, उससे पहले हटाएंगे तो उनको सियासी शहादत देंगे, तो उनको पूरे करने चाहिए, अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए खान साहब को, क्यों नहीं? नहीं, पार्लियामेंट को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अच्छा, पार्लियामेंट को करनी चाहिए। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया आपने दोबारा चौई साहब। किरमानी साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया असमा बीबी। गुजारिश ये है कि जहां मुद्दत पूरी करने की बात हुई, यहां ये भी एक आईनी हक है, जैसे किसी हुकूमत का मुद्दत पूरी करना, उसी तरह अदम एतमाद लाना या जलसे जुलूस रैलियां तहरीकें चलाना वो भी एक जमहूरियत का ही हिस्सा है। रह गई जहां तक बात कि जी मुद्दत क्यों नहीं पूरी करने दी जाएगी, तो या तो ये बड़ी मकबूल हुकूमत होती, या तो ये अवाम में इन्होंने जैसे जो दावे करके ये आए थे कि जी हम 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर देंगे, और इनके एक वजीर जो अब हैं, जो इनके अफलातून हैं, वो कहा करते थे कि जी ये तो 27 रुपए लीटर हम पेट्रोल जौन सा करेंगे जब आएंगे। बिजली के बिल आपने खुद अभी बताया, जिस तरह खान साहब ने जलाए, सिविल नाफरमानी की बातें की, ये सब रेपिटेशन है। कहने का मकसद ये है कि ऐसी हुकूमत जो अवाम को डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी हो, वो कभी शहादत का रुतबा नहीं पा सकती। पहली बात, हम समझते हैं कि 1 घंटा भी जो है हर आने वाला, वो इस हुकूमत का अवाम पर भारी है। आप देखिए ना कि ये 12 रुपए लीटर, और ये भी रिकॉर्ड की बात है कि 2014 में $96 पर बैरल था पेट्रोल मुस्लिम लीग नून के दौर में, उस वक्त 84 रुपीस पर लीटर हम लोगों को पेट्रोल दे रहे थे। ठीक। अब ये गुज़श्ता 4 दिनों में वो $4 फिर नीचे आया। तो भाई आप बताइए कि बजाय अवाम को रिलीफ देने के, आपने उसको रातों रात 12 रुपए बढ़ा दिया पकड़ के। ठीक बात है। अब तो पेट्रोल पंपों पर सिर्फ सूंघा जा सकता है, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अवाम को चाहिए जब तक इस हुकूमत से जान नहीं छूटती वो साइकिलें खरीद लें, उससे सेहत भी अच्छी रहेगी। और दूसरा ये है कि ये पेट्रोल की नहीं, वो शिबली फराज साहब ने आज यही मशवरा दिया है कि आप कम से कम पेट्रोल इस्तेमाल करें। मैं खाकवाइन साहब से भी मैं वापस आने आपके पास भी आती हूँ। प्रिंस उमर साहब हमारे साथ हैं, उमर कल्लाद साहब, जो कि सेनेटर हैं और बाप से बलूचिस्तान अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक है, जाम कमाल ग्रुप से। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रिंस साहब, सेनेटर साहब, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी।
जी जी शुक्रिया बहुत बहुत हमें ज्वाइन करने का। मैं सेंटर साहब आपसे ये बाप के बारे में भी इत्तलात आ रही थी कि आपकी कुछ रिजर्वेशंस हैं, कुछ आपके शिकवे हैं। क्या आप लोग भी सोच सकते हैं, अगर अपोजिशन ने आपसे कोई राब्ता किया हो या किया है या नहीं किया, कि आप हुकूमत के खिलाफ अगर कोई तहरीक आती है तो खिलाफ खड़े हो? जी बिल्कुल। उस दिन हमने एक वर्कआउट किया था मैडम, इसलिए कि देखिए महरूमियाँ हैं बलूचिस्तान की, आपको जैसे कि पता है जी, और दावे तो बलूचिस्तान पे काफी किए जाते हैं। अभी भी अगर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे चाइना और उन्होंने कहा कि हम कोई नौ MOU साइन करके आए हैं और इन्वेस्टमेंट्स की बात। देखिए इन्वेस्टमेंट्स तो अच्छी चीज है, मगर पहले कॉन्फिडेंस में तो लोगों को लिया जाए ना। उधर लोगों को इस वक्त पानी पीने को नहीं है और बिजली नहीं है, और वो कह रहे हैं कि हम MOU साइन कर रहे हैं। इस वक्त रिजेंटमेंट लोगों में बहुत ज्यादा है, और आपने कुछ अर्से पहले भी देखा है कि फर्स्ट टाइम औरतें हमारी निकली हैं रोडों पे 10-15 हजार। इससे पहले कभी इतना बड़ा रैली कभी नहीं निकला है एहतजाज। तो आप कोई फैसला कर सकते हैं, यानी या अपोजिशन ने अब तक आपसे राब्ता किया है, नहीं किया, कुछ इस बारे में बताइए। बस ये अपोजिशन ने तो जहां तक शरीर रहमान साहबा ने उस दिन शोर पे हमें इनवाइट किया था, मगर एज सच अभी तक कोई इस तरह से हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ है। मगर मेन चीज ये है जी, देखिए हम इस वक्त अपोजिशन के साथ तो नहीं जाएंगे कि इस वक्त हम चौथी कुव्वत भी हैं और हम इस वक्त गवर्नमेंट को सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमें इस वक्त जी अपने लोगों की महरूमियाँ है कि हमें फेडरल कैबिनेट में नुमाइंदगी नहीं दी जा रही है। अब जब तक नुमाइंदगी नहीं होगी, बलूचिस्तान के मसलों को कहाँ हम हल कर सकें। एक तो ये कि मैडम जुबैदा जलाल को जो मिनिस्ट्री दी है वो ना होने के बराबर है, जो हमें नुमाइंदगी दी जा रही है। तो आपका मुतालबा जो है वो वजारतों के हवाले से, अगर प्राइम मिनिस्टर कह दें, जो कि हम सुन रहे हैं कि वो एक्सटेंड कर रहे हैं अपनी काबीना को, तो फिर आपका कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा? जिला शिकवा इस तरह नहीं रहेगा कि फिलहाल हम कम से कम परफॉर्मेंस की तरफ तो अपने चले जाए ना। जो हमारे लोगों के मसले मसाइल हैं, हम तो अपने लोगों के लिए बात करना चाह रहे हैं, उसकी आवाज उठाना चाह रहे हैं। और हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ हमारी पार्टी से लें, बलूचिस्तान से लोग लें, किसी पार्टी से लें, बलूचिस्तान से लें। क्योंकि जी जब फेडरल कैबिनेट में जब बात किया जाता है सूबे के लिहाज से, तो सब जितने भी सूबे हैं वो सब एक साथ हो जाते हैं, चाहे वो डिफरेंट पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं। तो सेंटर साहब, इसका मतलब ये कि एक इशारे की भी बात हो रही है कि सिग्नल आता है तो फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उसके ऊपर अपना जो लाएअमल है वो बनाती है। क्या आपको कोई सिग्नल आया है या नहीं आया? असमा बहन, आप कौन से सिग्नलों की बात कर रहे हैं? लेकिन एक तो ये हर चीज में हम समझते हैं कि नेगेटिव लिया जाता है या हमारी पार्टी को नेगेटिव लिया जाता है। इस वक्त देखें, हम 41 पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम इस वक्त चौथी कुव्वत हैं। अगर हमारे कोई सिग्नल्स चल रहे होते तो इस वक्त मैं जो हूं ना वर्कआउट नहीं कर रहा होता, और हमारी पार्टी इस वक्त कैबिनेट में 3.5 साल गुजर गए, अभी तक हमें जो है ना वो कैबिनेट में नहीं लिया जा रहा है। ठीक, अगर हमारे कोई जिस तरीके के इशारों की या सिग्नल्स की बात हो रही थी, फिर तो हम उधर जा रहे होते ना। अच्छा, कोई बात सर चलते चलते एक ये भी बता दें कि क्या ये दुरुस्त है बात के सिग्नल आ भी नहीं रहे और आप अब लेकिन कोई बात राब्ता भी नहीं है और आप अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स अब कर रहे हैं? इज इट ट्रू सर? नहीं, हमारी इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स शुरू से ही थी। अच्छा, लोग सिर्फ ये नहीं समझ रहे हैं कि जितने भी लोग इस वक्त हमारे पार्टी में हैं वो हर कोई पहले से ही गवर्नमेंट में या जब भी इलेक्शन लड़ते थे वो अपने सीटें जीते थे। सिर्फ इस पार्टी में इकट्ठा इन सबको किया इसलिए किया कि पहले हमारे जो फैसले थे वो या पंजाब या सिंध में होते थे, बड़ी पार्टियां जो थी। ठीक, तो उसकी वजह से हमने डिसाइड ये किया, हमारी पार्टी ने डिसाइड किया, हमारे साथियों ने डिसाइड किया कि एक पार्टी बननी चाहिए। ठीक है, इसमें बलूचिस्तान के डिसीजन बलूचिस्तान में लिए जाए। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपने में ज्वाइन किया। मैं खाकवान साहब और किरमानी साहब और चौधरी मंजूर साहब आपसे गुफ्तगू करती हूँ, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद ऑप्शंस और खास करके तरीन ग्रुप जो है वो कितना ओपन होगा अपोजिशन के लिए, उस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे पास इस वक्त सीनियर तरीन क़यादत मौजूद है और उनसे हम बात करें। चौधरी साहब, आप जैसे बात कर रहे थे लोगों की, हम बात कर रहे थे कि वो कहते हैं जी तहरीक अदम एतमाद आ सकेगी कि नहीं आ सकेगी, तो आपको लगता है कि इन कमिंग फ्यूचर या अगले कुछ हफ्तों के अंदर जो है इस तरह की कोई डेवलपमेंट सामने आ सकती है? देखिए, हर गुजरता दिन जो है वो सियासी बेचैनी के अंदर इजाफा करता चला जा रहा है। पार्टियों की आपस में मीटिंग्स हो रही हैं, वो पार्टियां, इवन बाप पार्टी की आपने अभी बात सुनी है,
अगर बाप पार्टी भी बोलना शुरू हो जाए तो बाकियों का तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं ना। उस दिन मुनस लाई की स्टेटमेंट को बहुत उठाया गया, लेकिन उसमें तो एक बड़ा खौफनाक मैसेज था। तो उन्होंने कहा कि खान साहब, वजीर आजम साहब, आप तगड़े होकर पीटीआई के एमएनएस को कहें कि आपने घबराना नहीं, तगड़े होकर। क्या मतलब इसका मतलब प्रॉब्लम तो कहीं विद इन द पार्टी है, पीटीआई के अंदर मसला है। पार्टी अभी देखे ना, खाकवानी साहब हमारे सीनियर हैं, बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं और बहुत जो लोग हर वक्त गुफ्तगू नहीं करते उनमें से एक। जी हाँ, बिल्कुल। वो बात करेंगे, तरीके से करेंगे, लेकिन कल भी उनके ग्रुप ने भी कल वाजे कर दी चीजें कि महंगाई जो है, जो लोगों की हालत है, ये अगर किसी ने इलेक्शन लड़ना है तो अब तो लोगों ने बात, हमने इलेक्शन की मूवमेंट से शुरू हो गई हलकों के अंदर। तो जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो अब पीटीआई के प्लेटफॉर्म से तो इस सूरत में नहीं लड़ सकते। और आगे भी कोई प्लान नहीं है। जो अभी आपने कहा कि 160 अरब रुपया तो अभी मुलाजमीन की तनख्वाहों पे जो स्लैब्स हैं 12 से 6 कर रहे हैं, तो 160 अरब रुपया तो वो सिर्फ मुलाजमीन से नया टैक्स इकट्ठा करने जा रहे हैं। तो बाकी बहुत सारा टैक्स भी है। मसलन कल अगर आप इनपुट्स देखें एग्रीकल्चर की, आप डीजल देखें, अपना बिजली की कीमत देखें, आप जो 17% इन्होंने सीड पे टैक्स लगा दिया जो कभी नहीं था। अब मुझे ये बताएं कि अगर आप सीड ही महंगा कर देंगे तो फिर किसानों का क्या होगा सर? वो तो एक नया बहरान जन्म लेने को है। लेकिन किरमानी साहब, सियासी बाकी चीजों पे बिल्कुल, जैसे अभी कि हम बात कर रहे थे कि बड़ा नंबर जो है वो पंजाब असेंबली के अंदर भी बड़ा नाराज है। तो एक बात बार बार हो रही है कि ये एक ही वक्त में तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, या फिर पंजाब असेंबली में पहले मूव होगी और फिर पब्लिक पल्स को आप देख रहे हैं इस वक्त कि वो क्या है? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे किरमान साहब। गुजारिश ये है कि ये तो फैसला मरकजी कायदीन करेंगे कि पंजाब में पहले लानी है, वजीर आजम के खिलाफ मरकज में लानी है, स्पीकर के खिलाफ लानी है, या क्या करना है। जहां तक देखिए असल जो इस वक्त मामलात हैं वो ये हैं कि पब्लिक की पल्स की आपने बात की। आज ही मुख्तलिफ चैनल्स पे मैं देख रहा था, ये जो पेट्रोल का हालिया इन्होंने बम फाड़ा है कि लोग तो झोलियां उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं, और ये आज से नहीं दे रहे, बड़े अरसे से दे रहे हैं। और जो तो पार्टियों में इलेक्टेबल्स हैं जिन्होंने, और आइंदा भी वो इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं, पहले तो मैं समझता हूं कि शायद पीटीआई जो है वो इसको बस समझ चुकी है कि ये दिस इज देयर लास्ट एपिसोड, और वो अगला इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं है उनका। चूंकि जिन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है उनके ये चलन नहीं होते। वो अवाम को जो इलेक्शन ईयर करीब आता है, अगर पहले रिलीफ ना दे सके हों तो वो अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है कि बजाय रिलीफ देने के हर दूसरे तीसरे दिन या तो सुई गैस की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। एक मुझे बताइए ना, 15, 16, 20 हजार रुपए वाला जो तनख्वाहदार बंदा है वो क्या करे? वो बच्चों की तालीम के खर्च पूरा करे? सूरत हाल है सर ये तो। इसमें मैं समझता हूं कि ये फर्ज बनता है तमाम जमातों का। अपोजिशन तो आवाज बुलंद कर दी उसने, ये इत्तेहादी जमातों का भी फर्ज बनता है, चूंकि पाकिस्तान हमारा सबका है, किसी एक जमात या किसी एक फर्द का नहीं है। हाँ। और पाकिस्तान जो बनाया गया वो तो गरीब और मिडिल क्लास के लिए था, और वही तबका पिस गया। अच्छा, ये खाकवान साहब जो लोग, आखिरी बात मुकम्मल करने दे प्लीज, के अगर अब भी इत्तेहादी जोन से हैं वो अवाम की पल्स को नहीं समझेंगे और अपोजिशन का साथ नहीं देंगे तो यकीन मानिए फिर अवाम एक स्टेज आएगी, मामलात अपने हाथ में ले लेंगे, खुदा ना खास्ता अनारकी में मुल्क चला ये बात। अब देखिए, यही सवाल जो था ना किरमान साहब, यही पूछना चाह रही हूँ कि क्या वो क़यादत इनकलाब आने का खतरा है? अब ये क्या कहूँ, खाकवान साहब भूखे मर गए हैं जी। हाँ, ये खाकवान साहब, यही जो बात है कि पब्लिक के अंदर जो गम और गुस्सा है, सियासी जमातों को ही वेंटिलेशन जो है उसको देनी है। अभी लोग हमारा गिरेबान पकड़ेंगे आसमा बीबी कल को। तो क्या खाकवान साहब आपको क्या लग रहा है? ठीक बात है, ठीक बात जी। मैं अर्ज करता हूँ। हाँ जी खाकवान साहब, मैं अर्ज करता हूँ मेहरबानी करके सर 1-2 मिनट मुझे दे दें, मसला बयान कर सकूं। जी जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इतना पैनल है तो कम से कम मेरी बात सिर्फ 2 मिनट के लिए सुन लें जरूर। कि हम सब हजरात पिछली हुकूमत को बुरा भला कहते हैं कि उसने खराबी पैदा की, जो मौजूदा हुकूमत है उसके बारे में लोग कहते हैं कि इसने खराबी पैदा की, सारी बुराइयां इसमें हैं।
اگلی حکومت آئے گی اس کے اندر بھی پھر اسی طرح ہی ہوگا. گزارش یہ ہے کہ اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے اس پہ پاکستان کی تمام لوگوں کی ایک پالیسی ہونی چاہیے. وہ پالیسی ہم لوگ سارے سیاستدانوں نے بیٹھ کے بنانی ہے. اور وہ پالیسی کیا ہے کہ اس وقت 1500 ارب روپیہ سالانہ ہمارے وہ ادارے لے جاتے ہیں جو اس وقت نقصان میں چل رہے ہیں. اسٹیل مل ہو گیا, پی آئی اے ہو گیا, ریلوے ہو گیا, ڈسکوز ہو گئی, اور مطلب آپ کے میرے پاس ہے 20-25 آدمیوں کی لسٹ ہے. کوشچن یہ ہے کہ جب بھی کوئی آئے گا اس کے 1500 ارب روپیہ جو اس کا وہ ہو رہا ہے, خراب ہو رہا ہے, اس کو بچانے کے لیے بات کرے گا تو اس کے مخالف کھڑے ہو جائیں گے, کہیں گے نہیں جی یہ تو بیچارے غریب لوگوں کو آپ ختم کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, ان کا روزگار ختم کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو لہذا مہربانی کر کے پہلے تو آپ سوچیں کہ آپ نے کیا اپنے گھر کے اندر 1500 ارب روپیہ 1500 ارب روپیہ سالانہ کا نقصان برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے. جتنی مرضی ہے ہم کوشش کر لیں, جتنا بھی نیا نظام لے کے آئیں, ہمارے سے نہیں ہوگا کیونکہ ہم سب آزمائے ہوئے لوگ ہیں. لیکن خاکوان صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کوئی ایک پارٹی, میری گزارش سن لیں نا, میری گزارش سن لیں نا پوری. جی اچھا, میں آپ کو اس کا سلوشن دیتا ہوں. اس کے اندر ایک نیشنل پالیسی میں تو ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے کہ آپ تیل کی قیمت کوئی بھی حکومت ہوتی تو وہ یہی کرتی. جو پچھلی دفعہ 135 روپے پہ تھا, ایک دفعہ اس دفعہ روپیہ ڈاؤن ہو گیا 170-75 روپے پہ چلا گیا, تو لہذا اور بڑھ گئی. اسی طرح چلتا رہے گا. ہم نے اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ اور ایک پائے پاکستان بنانا ہے. اس کے لیے ہم اکٹھے ایک میز پہ بیٹھ کر ہم فیصلہ کریں کہ یہ ہم نے اپنا خسارہ کیسے, تو کیا عمران خان صاحب بیٹھ سکتے ہیں, اخراجات کیسے کم. عمران خان صاحب بیٹھ سکتے ہیں؟ میری گزارش تو سنیں, میں تو سب سے پہلے ایک ہی آدمی ہوں جو آپ کے ادھر بیٹھا ہے پینل میں, جو ان کی جماعت کا ہے. میں تو آپ کو عرض کر رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں اگر آپ کوئی مانے آپ ہنس لیں, آپ نہ ہنسے, کوشچن ہے کہ آپ مانے نہ مانے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. یہ درست بات ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے اس میں اندر چیف جسٹس آف پاکستان بھی بیٹھے اور کہے کہ آئیں جی مل کے کام کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ادھر سے کام کروں, ادھر سے اسٹے آرڈر لے کے آ جائے, ایک نیب آ جائے, وہ میرا سارا منصوبہ ختم کر دے, پی آئی اے کو میں وہ کروں, پرائیویٹائز کروں. آپ کھڑے ہو کر کہیں گے یہ پیسے کھا گیا اسحاق خان, اور اسحاق خان نے پیسے بنا لیے اور اس کے بھائیوں نے بنا لیے. تو کوشچن یہ ہے کہ وی ہیو ٹو سٹ ڈاؤن اور آپس میں ہم نے ریزالو کرنا ہے کہ یہ خسارہ کیسے کرنا ہے. اچھا, یہ نمبر 2, خاکوان صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, میں بریک لے کے پھر اس کے بعد اس پہ بات کر لوں. جو آپ بہت اہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کرے گا کون, کیسے ہوگا. ابھی چوئی صاحب نے ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے. کیا اپوزیشن پارلیمنٹ کو مدت پوری کرنے دینا چاہ رہی ہے یا صرف وزیر اعظم کو جو ہے وہ ہٹانا چاہ رہی ہے؟ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں آپ کو اسی نقطے کے اوپر زحمت دوں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خاکوان صاحب, اس نوٹ کے اوپر ہم بریک میں گئے تھے کہ یہ جو آپ ایجنڈا بات کر رہے ہیں کہ ایک قومی پالیسی ہونی چاہیے, معاشی پالیسی ایک ہونی چاہیے, اس میں سارے سٹیک ہولڈرز ہونے چاہیے, لیکن یہ کرے گا کون؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے بھی چوئی صاحب سے میں نے پوچھنا بھی ہے کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے, پرائم منسٹر جو ہے ظاہر ہے ان کو ہٹانا چاہ رہی ہے اپوزیشن, تو کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ بی بی بڑا آسان ہے کہ اگر نیشنل کنسنسس کسی چیز پہ نہیں ہوگا تو یہ اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا. نمبر 1. نمبر 2, میری حکومت ختم ہو جائے, آپ کی حکومت آ جائے, آپ کی حکومت ختم ہوگی. پچھلے 30 سال 40 سال سے حکومتیں ختم ہو رہی ہیں, آ رہی ہیں, کسی چیز میں بہتری نہیں ہوئی آج تک. اچھا, آپ ہر بندہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرتا ہے اور کئی چیزیں اس میں صحیح ہوتی ہیں, خلاف بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ کام ہے لوگوں کو سمجھانا اور لوگوں کو سکھانا کہ جی یہ کیا غلط ہو رہا ہے, کیا صحیح ہو رہا ہے. اگر یہ چیز نہیں ہوگی, یہ سارے پاکستان کی سیکیورٹی انوالوڈ,
پھر اس کا سیکیورٹی کا مسئلہ ہو جائے گا. جب جیب میں پیسے نہیں ہوں گے تو وہ پھر آپ کیا اپنا سیکیورٹی کیا کریں گے, اپنے سارا ملک کیسے چلائیں گے؟ ٹھیک بات. مہربانی کر کے جو نیشنل پالیسی ہے اس ایجنڈے پہ کوئی بندے کو انحراف نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اس کے لیے اور عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے, جی عدم اعتماد آتی ہے, تو آپ کا جو گروپ ہے یا ترین صاحب کا گروپ ہے وہ سر اپوزیشن کے ساتھ بات کرے گا, ساتھ دے گا ان کا؟ کرنی چاہیے, سب کو کرنی چاہیے بات. کوشچن یہ ہے کہ پہلے تو یہ لائے عمل بتائیں گے نا کہ جی انہوں نے کرنا کیا. ابھی جو اس وقت بات اڑی ہوئی ہے جو میرے نالج میں ہے کہ حکومت کو ہٹایا جائے اور اس کے بعد کیا ہونا ہے وہ بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے. اب یہ کرمانی صاحب بہت اہم یہ سوال اب یہ تو کوئی فیصلہ نہیں ہے نا, یہ تو کوئی فیصلہ نہیں ہے. بالکل. ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ 4-5 مہینے کے اندر نیا الیکشن ہو جانا چاہیے, ایک کہتا ہے کہ جی 1.5 سال کے بعد الیکشن پورا اپنے ٹائم پہ ہونا چاہیے. آپ بتائیں یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے مسئلے کرنے کے بعد اگلے حکومتوں کو ہٹانے کے بعد ووٹ لینے کے بعد آپ کے پاس تجویز نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے؟ کرمان صاحب لائے عمل نہیں ہے بات کا, اگر آپ لائے عمل تو بڑا کلیئر ہے. دیکھیے ہر چیز ایک مرحلہ وار ہوتی ہے, سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے. پہلا سٹیپ ہے عدم اعتماد کا, اس کے بعد ظاہر ہے جو پی ڈی ایم اپوزیشن کی قیادت جو ہے بشمول پیپلز پارٹی سب لوگ بیٹھیں گے اور اس پر ایک وہ اپنا روڈ میپ بنائیں گے کہ آئندہ کیا کرنا ہے. کیا اس ملک میں فوری طور پر 2-3-4 ماہ کے اندر الیکشنز کروانے ہیں یا اس کو تھوڑا ٹینیور کو آگے لے جانا ہے. لیکن یہ وہ معاملات ہیں جو حل ہو جائیں گے. اصل ایشو یہ ہے کہ عوام کی جو گردن ہے وہ اس حکومت سے کیسے چھڑائی جائے جس نے مہنگائی, غربت, بے روزگاری اور اب تو دہشت گردی سر اٹھانا شروع ہو گئی ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, ختم ہو چکی تھی. صحیح ہے. لیکن چوئی صاحب اب کرمان صاحب معذرت چونکہ وقت کم ہو گیا تو میں پیپلز پارٹی سے پوچھ لوں, آپ مجھے بتائیے کہ پھر جو بات کر رہے ہیں خاکوانی صاحب, سب جو آپ کا ساتھ دیں گے وہ تو حصہ بھی چاہیں گے, اپنی ریپرزنٹیشن بھی چاہیں گے. ان کے لیے اپوزیشن کے پاس کیا ہے, اپوزیشن جماعتوں کے پاس؟ میرے خیال ہے کوئی کسی لیول پہ کوئی ہمیں تو نہیں پتا لیکن کسی لیول پہ کوئی نہ کوئی فارمولاز ڈسکس ہو رہے ہیں. خورشیشہ فارمولا کیا ہے, فلاں کا فارمولا کیا ہے. تو میرا خیال ہے اگر ایک گورنمنٹ چاہ رہی ہے, ایک پارٹی چاہ رہی ہے کہ 4 مہینے میں 3 مہینے میں الیکشن ہو, ایک پارٹی چاہ رہی ہے 1.5 سال میں ہو, تو کہیں پہ آ کر کنسنسس ہو جائے گا. وہ ایشو نہیں ہے. ایشو اس وقت یہ ہے کہ اگر آج آپ ان کو مزید موقع دیتے ہیں تو یہ تو جو تباہی اور بربادی کر دی ہے انہوں نے اس کو کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ پھر وہ ارریورسیبل ہو جائے, کوئی ایسا یہ قدم نہ اٹھا پائیں. ٹھیک. تو اس سے بچنے کے لیے, سارے کسی بڑے حادثے سے بچنے کے لیے سب کو تھوڑا تھوڑا اپنی کرمانی صاحب حصہ چاہیے, حصہ سیٹیں بھی مانگ رہے ہیں لوگ آپ سے سر. لاسٹ وہ کہنے نا ذرا پہلے سٹیپ بائی سٹیپ چلے نا, سب کچھ ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام کی جو امیدیں ہیں ان پر اپوزیشن کو پورا اترنا چاہیے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, نیٹی گریٹیز طے ہو جائیں گی. خاکوان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت وزیر اعظم کو ختم ان کو برطرف کرنا چاہیے جو اپوزیشن سمجھتی ہے؟ خاکوان صاحب ہاں یا نام ہے سر؟ میں تو سمجھتا ہوں